आप उस पर डेट डाल देना सर। चलो के क्लास स्टार्टेड या अब बात ना करिए कोई भी स्टूडेंट। आज स्टार्ट करनी है मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसी को हम कॉम्प्लेक्सेस ही बोलते हैं, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। बात ना करिए, टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कॉम्प्लेक्सेस। डाउट जाते हुए लेने हेडिंग इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कॉम्प्लेक्सेस है। आज ये शुरू करने जा रहे हैं हम, नेक्स्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, ये लास्ट चैप्टर ही है, इसके बाद तो फिर ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी। चलिए अटेंशन पे करिएगा सब लोग, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन, देखिए बात मत करिए, कोऑर्डिनेशन पता किसका हिंट कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए सुनिएगा, ये हिंट कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपसहसयोजक बंध। ठीक है, ये सब ध्यान दो, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसहसयोजक बंध, वैसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए जितने भी इस केमिस्ट्री कंपाउंड होते हैं ना, इन कंपाउंड्स में ये बॉन्ड ना असेंशियली प्रेजेंट होता है। इन कंपाउंड्स में ये बॉन्ड असेंशियली प्रेजेंट। देखो एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके सामने मैंने एक कंपाउंड लिखा AgNH3 होल ट्वाइस Cl। पता है इसकी क्या खास बात है? जो इसमें सिल्वर है ना, सिल्वर, ये तो पीछे बैठा हुआ है, इसके दोनों साइड क्या लगे हुए हैं? अमोनिया। और वो क्या कर रहे हैं? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो आप ध्यान से देखो, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे ही हमारे पास एक कंपाउंड है K4FeCN6। K4FeCN6 ये भी इसी केमिस्ट्री में कंपाउंड है। इसकी पता क्या खास बात है? इसमें Fe पीछे बैठा हुआ है, और इस Fe को ना सारे के सारे Cn, सबके सब साइनाइड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो सब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो ये सब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे एक नहीं, हमारे पास कितने सारे एग्जांपल्स हैं और सबके अंदर ये बात कॉमन मिलेगी। सब में ये कॉमन मिलेगी, एक सेंट्रल मेटल होगी, सेंट्रल मेटल जो कंपाउंड के सेंटर में बैठी होगी, और उसे कुछ स्पीशी ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे। देखो ये सेंटर में बैठी है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसी ये सेंटर में बैठी हुई, ये सब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से हमने क्या वर्ड बोला इन्हें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तभी तो कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तभी कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन वर्ड कहां से आया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से आया। उप सहसंयोजक बंध जिसको हिंदी में कहते हैं। आपने एक लाइन लिख सकते हो, उसके बाद ये एग्जांपल कॉपी करना करे ना। देखो एक लाइन लिखो, इन दीज कंपाउंड्स इट इज नेसेसरी दैट, इन दीज कंपाउंड्स इट इज नेसेसरी दैट, इन दीज कंपाउंड्स इट इज नेसेसरी दैट, इट इज नेसेसरी दैट a central metal, a central metal, it is necessary that a central metal, a central metal is bonded with some species. A central metal is bonded with some species through coordinate bond. Bonded with some species through coordinate bond. Through coordinate bond. ये बॉन्ड होना जरूरी है, नेसेसरी है। इस बॉन्ड के बिना ऐसे कंपाउंड बन ही नहीं सकते। थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? अंडरलाइन कर लो इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले वर्ड को ना, और ये एग्जांपल्स हाईलाइट करो अपने नोट्स में। ये एग्जांपल अच्छे से हाईलाइट कर लो कि एक सेंट्रल मेटल है, और सेंट्रल मेटल को कुछ स्पीशीज ने क्या किया हुआ है? उनको ना बॉन्डेड किया हुआ है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो होना नेसेसरी है, अनिवार्य इसे बोलते हैं, इसके बिना तो ऐसे कंपाउंड बन भी नहीं सकते। चलिए एग्जांपल्स हाईलाइट कीजिए। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, यहाँ से 2 क्वेश्चन कंपल्सरी नीट में आएंगे, ध्यान रखना। ये चैप्टर अकेले 8 मार्क्स का है, 2 के इवन 3 भी हो सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस पे कमांड बन जाए। और ये लास्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक है, इसके बाद तो ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंट्रल मेटल इज बॉन्डेड विद सम स्पीशीज थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए सभी नोट कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया होप सो।
ठीक है, देखो अगले स्टेप पे आते हैं। इन कंपाउंड्स पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और है, आपको हमेशा इन कंपाउंड्स पे देखो ऐसा ब्रैकेट मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको, वर्गाकार कोष्टक, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। देखो आप, ऐसा होना नेसेसरी है। आप जब भी इनको प्रेजेंट करेंगे देखना आपको स्क्वायर ब्रैकेट जरूर मिलेगा। आप बुक्स में जितने भी कंपाउंड देखोगे सबके अंदर एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा। अभी बता देंगे इसके पीछे रीजन क्या है, कैसा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, वर्गाकार कोष्टक, ये ठीक है, अभी फील करवा देंगे इसके पीछे लॉजिक क्या है। चलो यहाँ तक की केमिस्ट्री क्लियर होगी। तो हमने देख लिया कि इनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आना जरूरी है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ही इनका नाम क्या रखा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगले स्टेप पे आते हैं, देखो अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा। अब जैसे कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि भाई इस केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल यूज क्या है। देखो अब इस केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल यूज आपको बताते हैं। हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन। देखो आप बहुत सारे बच्चे बायो वाले बैठे हैं, आपको पता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना हमारा सर्वाइवल भी नहीं है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फॉर ए नॉलेज ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसकी भी केमिस्ट्री आप थोड़ी बहुत यहाँ सीखोगे, नोट मत करो। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्लांट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, एक विटामिन होता है, एक विटामिन है B12, आपने देखा होगा इसका मार्केट में कितना यूज है, साइनोकोबालामीन, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने सारे एग्जांपल हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। तो नेचुरली ये ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इसका बहुत यूज है। ये सब डिटेल आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। खैर नहीं हो, ये हमने थोड़ी सी एक समरी बना ली यहाँ पे क्या होता है। अब सुनिए, देखो आपको एक बात और शेयर करते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। देखो जो ये कंपाउंड होते हैं ना, ये ना कुछ केमिस्ट्री के स्पेशल कंपाउंड। देखो आपको मैं इनके बारे में एक स्पेशल बात शेयर करता हूँ ना, ध्यान देना प्लीज। ये ब्रैकेट क्यों लगाया, इसका भी रीजन आपको मिल जाएगा, ये सब पता लग जाएगा। देखो है तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे पानी में स्टडी होते हैं। इमेजिन करो मैं इस कंपाउंड को वाटर में डाल रहा हूँ, देखो वाटर क्या करेगा, वाटर इसको यहां से ब्रेक करेगा। देखो बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, कहते हैं ना वाटर में हर कंपाउंड घुल जाता है, ऐसा नहीं होता। कंपाउंड का ये वाला पार्ट, इन कंपाउंड्स पे ये वाला पार्ट ऐसा का ऐसे ही रहेगा, वो टूटेगा ही नहीं। देखो जरा ध्यान देना सब लोग, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट था ना, ये ब्रैकेट लगाने के पीछे पर्पस ही यही था, ये वाला पार्ट इकट्ठा का इकट्ठा रहेगा। देखो बच्चों ये वाला पार्ट इकट्ठा का इकट्ठा ही रहेगा एक साथ। इसको पता हम केमिस्ट्री बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, इसे कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, जटिल आयन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। तभी तो इन्हें कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, तभी तो इन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। हम ये भी कह सकते हैं आज हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। बात मत करिए, ये कोई ऑर्डिनरी आयन नहीं है, ये कोई सिंपल आयन नहीं है, ये भी बहुत सारी चीजों के मिलने से बना, इसलिए इसका नाम रखा हमने कॉम्प्लेक्स आयन। इसी को तो ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं आज हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बात बोल सकते हैं कि आज की हमारी स्टडी कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी है। तो ये भी थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये कंपाउंड पूरा नहीं टूट रहा है, यहां से टूट रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया था, जैसे भी हमने AgNH3 होल ट्वाइस Cl, वहां भी हमने ब्रैकेट लगाया। देखो वहां भी ब्रैकेट लगाने के पीछे पर्पस यही था, ये टूटेगा तो यहां से टूटेगा, इसका ये ब्रैकेट वाला पार्ट है सच रहेगा। तो ये भी इन कंपाउंड्स के अंदर एक स्पेशल बात है, ये जो ब्रैकेट लगाने के पीछे पर्पस है वो यही है कि ये इकट्ठा का इकट्ठा रहेगा। दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स आयन, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन। तो एक बार आप कॉपी करना चाहते हैं इसको भी कॉपी कर लें एज यू लाइक। ठीक है, एक बार ये भी अपने नोट्स में हाईलाइट करो, कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स आयन, ये भी यूजुअल से टर्म्स हमें आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम कॉम्प्लेक्सेस की केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। किसी को बोलना नहीं, चुपचाप नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। चलिए क्लियर सो फार, ठीक है। तो यहाँ तक की केमिस्ट्री सारी ग्रिपिंग है, ऐसे भी ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। सभी नोट कर लिया होपफुली।
द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज, कुछ भी कह सकते हो आप। अभी मैं कॉम्प्लेक्स सम को प्रॉपर डिफाइन भी कर दूंगा, इसके डेफिनेशन बता देंगे आपको। चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू होंगे, उनको समझना होगा सबको। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, डन। देखो अब ध्यान देना। देखो जैसे हमारे पास ना कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखो मैं दो तीन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख के दिखाता हूँ। एक फेमस कंपाउंड ये है, एग्जैक्टली एक फेमस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है। ओके, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है। तो एक नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखो देखो मैटर ऑफ चांस मैंने अभी चार एग्जांपल लिखे हैं, चारों में ना एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो सुनना, वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है। इन चारों कंपाउंड में सेंट्रल मेटल है ना, सेंट्रल मेटल, देखो ये सेंट्रल मेटल। सेंट्रल का मतलब जो केंद्र में रहती है। देखो ये सेंट्रल मेटल है, ये भी सेंट्रल है, ये भी सेंट्रल है। शी इज राइट है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक। अगर आप ध्यान से देखें, ये सब डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये बात सच भी है। जब आप ये केमिस्ट्री पूरी करोगे आप फील करोगे, यहाँ पे जो मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, एफ वाले भी होते हैं, वो थोड़े से हैं लेकिन हैं वो भी। देखो सब सुन लें, ये जो कंपाउंड आज हम पढ़ रहे हैं ना, इनको बनाता कौन है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको वहां पे होल्ड मिलेगा, होल्ड, एक मेजोरिटी मिलेगी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखो ये आपका एक एमसीक्यू बन जाता है, वन वर्ड क्वेश्चन, कि ऐसे कंपाउंड कौन बनाता है, ऐसे कंपाउंड को ज्यादातर कौन बनाता है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी मतलब एक तरह से इनकी मेजोरिटी है। देखो मैंने चार एग्जांपल लिखे, चारों के अंदर यही आ रहे हैं। रेयर केस में, रेयर केस में एस ब्लॉक एलिमेंट आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। हम ये नहीं कह रहे ये नहीं बनाते, बनाते हैं, लेकिन ये रेयर होती है, रेयर, बहुत थोड़े से। ये मेजोरिटी में मिलते हैं, ये मेजोरिटी में मिलते हैं, तो ये डिस्कशन का मैटर बनता हुआ है। आप एक लाइन लिखो पहले, आप लिखो, देखिए मेजोरिटी ऑफ सच कंपाउंड्स, majority of such compounds are formed by majority of such compounds are formed by D and F block elements. Majority of such compounds are formed by D and F block elements. Majority of such compounds are formed by D and F block elements. Are formed by D and F block elements. ऐसे कंपाउंड्स मेजोरिटी में कौन बनाते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। द क्वेश्चन राइजेस व्हाई, यही क्यों बनाते हैं? एस वाले क्यों नहीं बनाते, पी वाले क्यों नहीं बनाते? तो इसका रीजन लिखो, इट इज ड्यू टू। अब देखिए इसका रीजन स्टडी करते, इट इज ड्यू टू। अब देखो इसके तीन रीजंस हैं, अभी कर रहे हैं स्टडी, रिलैक्स। इसके तीन रीजंस हैं, देखो पहले समझते हैं बाद में एक साथ कॉपी करेंगे। एक तो उनका साइज स्मॉल है, एक तो उनका स्मॉल साइज है। अभी नोट मत करिएगा, सुनो यार, टेंशन पे करो। देखो स्मॉल साइज से क्या होता है, जैसे आयरन बैठा हुआ है, इसका साइज स्मॉल है। स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करना, आप बताओ सोच के आसान होता है मुश्किल होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन को लेना आसान होगा मुश्किल होगा? बहुत इजी होगा, जैसा फैक्ट नहीं। स्मॉल साइज उसको हेल्प करेगी। देखो सुन लो पहले, स्मॉल साइज वहां पे हेल्प करेगा, छोटी चीज है ना, इलेक्ट्रॉन्स को आराम से अट्रैक्ट कर लेगी। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स कहती है अगर चीज छोटी है तो नो डाउट, अगर ये आर फैक्टर घटता है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाती है। देखो स्मॉल साइज, अभी नोट मत करना, स्मॉल साइज एक फेवरेबल पॉइंट है। स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन्स को लेने में हेल्प करता है। दूसरी बात, इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत ज्यादा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, +3, +4, +5, +6, +7। अगर किसी की इतनी ज्यादा स्टेट है तो अट्रैक्शन फोर्स अपने आप ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को लेना आसान होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल्स है। वैकेंट का मतलब खाली, ऑर्बिटल्स मींस कक्षक। उनके पास खाली कक्षक है। खाली कक्षक से ये फायदा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर उनको रखना आसान होता है। ये भी बहुत जरूरी है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। देखो इनके पास है वैकेंट ऑर्बिटल्स है, जैसे व्हाट इज ऑर्बिटल, जिसे कक्षक कहते हैं हिंदी में। देखो इन तीन बातों की वजह से, इन तीन बातों की वजह से ये कंपाउंड, ये वाले कंपाउंड यही एलिमेंट्स बनाते हैं। इनका होल्ड है, होल्ड। तो होल्ड होने के पीछे रीजन है ये तीनों बातों को फुलफिल करना। जो इन तीन बातों को फुलफिल करता है वो ऐसे कंपाउंड को बना सकते हैं। तो आप ये सेंटेंस पूरा करो, इट इज ड्यू टू। अब ये तीन रीजन लिख लो, ये तीन रीजन लिख लो।
ये 3 कॉज आपसे पूछेंगे, ये मोर देन 1 में क्वेश्चन आ जाएगा। स्मॉल साइज, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, खाली कक्षों की उपस्थिति, इन तीनों की वजह से ये वाले एलिमेंट क्या करते हैं, बड़े आराम से ऐसे कंपाउंड को बना सकते हैं। ये हमारा हमारा दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। पहला क्वेश्चन तो ये था कि मेजोरिटी ऑफ सच कंपाउंड्स कौन बना रहा है, और दूसरा क्वेश्चन ये रेडी हो गया, क्यों, यही क्यों बना रहे हैं। हमारी 2 प्रॉब्लम्स क्लियर। ठीक है। एस एंड पी वाले यहाँ पे सुटेबल नहीं है, एस वाले बहुत बड़े बड़े होते हैं, प्रॉब्लम ये है, हाई स्टेट भी नहीं होती, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, खाली कक्षों की उपस्थिति, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। किसी को ये हाईलाइट करना कर लो, मर्जी है, एज यू लाइक। किसी को लगता है तो इसको हाईलाइट कर सकता है, एज यू लाइक है। ठीक है। इसमें कोएफिशिएंट बट ना हो, दैट शुड बी क्लियर। चलो ये भी हमारी कॉमन सी बात क्लियर हो गई। ठीक है, एक जस्ट बिगिनिंग हो गई कि ऐसे कंपाउंड कौन बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, बाकी में क्या प्रॉब्लम्स है, तो इन सब का भी रीजन हमने स्टडी कर ली। ठीक है बच्चों, होप सो क्लियर है ना। अगले स्टेप पे आते हैं, देखो इसको अब एलिमिनेट कर दे। ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट नो पॉइंट इज, बोलना नहीं किसी को भी। देखो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ध्यान देना प्लीज। देखो अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री शुरू हो गई ना, देखो सब अटेंशन पे करना। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। देखो देखो इन कंपाउंड्स में ना एक बात बड़ी अजीब हो रही है। अगर देखो सब एक बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन में एंटर कर रहे हैं। देखो अजीब बात क्या हो रही है, ये सबको पता है सेंटर में एक मेटल बैठी है, मेटल, ये धातु है, सबको पता है। आपको पता है, अब जरा सब देखो बॉयज यहाँ पे सब अटेंशन पे करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप में से कोई डिफाइन करेगा कि मेटल किसको बोलते हैं, बॉयज से पूछते हैं, मैंने बॉयज साइड आप बताओ, एक धातु क्या है, पीछे बोलना नहीं किसी को भी। एक मेटल आपके हिसाब से क्या होती है, एक मेटल किसको बोलते हैं, मेटल। चलो गर्ल्स साइड बताओ, आप तीनों बता सकते हैं। पीछे मत बोलो ना, आराम से बैठो, जो कहना मेरे से बताओ क्या था मेटल। तो फिर आराम से बैठना है, बोलना नहीं। आप तीनों को पता है व्हाट इज मेटल। नेक्स्ट रो को पता है मेटल क्या होती है। मैडम आपस में नहीं बोलना, को मना कर रहा हूं ना। जो कहना मेरे से बताओ व्हाट इज मेटल, आप ही बताओ। सर जो अपने इलेक्ट्रॉन जो दे सकते हैं, जो प्लस आयन ना। ओके, पीछे किसी को पता है व्हाट इज मेटल। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके ओके, दे आर राइट, यस, ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही डेफिनेशन है। विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अभी किसी को लिखना नहीं, ये हमारा एक डिस्कशन शो हो रहा है। विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, फैक्ट है बिल्कुल ये। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, दे सकता है, उसी का नाम, उसी को मेटल बोलते हैं। ठीक है, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ये डेफिनेशन यहाँ फेल हो रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहे, तो गेन कर रहे हैं। यहाँ पे सरप्राइज बात यही हो रही है कि ये मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर रही, गेन कर रही। अब ये थोड़ा सा ना डिस्कशन का मैटर बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, गेन क्यों कर रही है। और फिर एक और बात है, अगर गेन कर रहे हैं तो कितने गेन कर रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह के लेक्चर में हम जाएंगे। आप पहले एक सेंटेंस लिखो, लिखो एक सेंटेंस, तब ये बात आएगी समझ। इन दीज कंपाउंड्स, इन दीज कंपाउंड्स, फॉर्मूला लगा लेना, मेटल्स सरप्राइजिंगली, 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 metals surprisingly gain electrons. Metals surprisingly gain electrons. In these compounds, metals surprisingly gain electrons. Okay? चलो अभी इसको यहीं पे कोई फुल स्टॉप पर लगाना अभी। अब सवाल यह कि पहली बात तो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली गेन इलेक्ट्रॉन्स, को इस पे कुछ कहना चाहता है, क्या रीजन है बताओ मिस्टर कबीर, आप बताओ। इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करना चाहते हैं, ये लूज क्यों नहीं कर रहे, पीछे मत बोलना, सोचो। जबकि मेटल का काम इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, तो ये लूज क्यों नहीं कर रहे, गेन क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, चलो बताओ। ये ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल सब भर के ना स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। सवाल है इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहा है, द क्वेश्चन इज दिस। स्टेबिलिटी गेन करना, बात लूज करके गेन आ जाती स्टेबिलिटी, तो तब भी आ जाती, लूज करने से भी स्टेबिलिटी आ सकती है। करना पड़ता है, नहीं नहीं, बात ये नहीं है करना क्यों पड़ता है, उसके पीछे को रीजन भी तो होगा ना। दोबारा सुनो पहले, ये इलेक्ट्रॉन गेन क्यों कर रहे हैं, गेन करके स्टेबिलिटी को गेन कर रहे हैं, लूज कर देते, उसके पीछे एक कॉज है, स्मॉल साइज। नोट मत करिएगा, ड्यू टू स्मॉल साइज, इनका साइज बहुत छोटा है। नोट मत करिए प्लीज, सुनिए भी, स्मॉल साइज। इनके सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, इनके हालात ऐसे हैं
जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने में हेल्प नहीं कर रहे, गेन करने में हेल्प कर रहे। सुनिए पहले ध्यान से, स्मॉल साइज। दूसरी बात, अभी को लिखना नहीं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप सोच के देखो, जब किसी की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेन करेगा, 100% गेन करेगा। बस स्मॉल साइज से हम जाते हैं, आगे जाते हैं। देखो देखो, अभी कोई लिखेगा नहीं। आपको पता होता है, हर एक पर्सन अपने सर्कमस्टांसेस, अपने हालात से बनता है। इनके हालात ही ऐसे, ये कह रहे हैं हम तो लूज करना चाहते हैं, हम तो गेन करेंगे, दिस अ फैक्ट। तो इनके स्मॉल साइज ने इनको हेल्प करी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। क्लियर? अब इस सेंटेंस को पूरा करो, इस सेंटेंस को पूरा करो आप। इस सेंटेंस को पूरा करो, स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। और एक बात और मेंशन करो, एक बात और मेंशन करो, इट इज आल्सो सीन। लिखो लिखो इसका आगे, स्मॉल साइज के बाद, इट इज आल्सो सीन these elements, it is also seen these elements, these elements, these elements tend का मतलब होता है have tendency to gain, tend to gain next inert gas configuration, next inert gas configuration। देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है। यूजुअली, यूजुअली यहां से पहले कॉपी करो अब, सच, टेंड टू गेन नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली, नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यूजुअली। देखो मेरा इस सेंटेंस को समझते हैं, देखो देखो मेरा ध्यान दो। इन एलिमेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है? टेंड का मतलब टेंडेंसी, क्या करना? अपने से अगली वाली इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना। देखो समझो आप, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहते, गेन करना चाहते। फिर सवाल है गेन करके करने कितने हैं। कोशिश ये रहेगी इनकी कि क्या करें, अपने से अगली वाली जो इनर्ट गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। एक मिनट, एक मिनट को लिखेगा बिल्कुल नहीं, देखो इस सेंटेंस को चेक करते हैं। आरएन है, सबको पता है इसका एटॉमिक नंबर 26 है। जो इससे अगली इनर्ट गैस है वो क्रिप्टन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 36। तो पता आरएन क्या चाहेगा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन 36 करूं। ठीक है, अभी सुनना, देखो लिखना नहीं, जल्दी नहीं करनी है। निकिल है, निकिल का एक फेमस कॉम्प्लेक्स है ये वाला। अब निकिल का एटॉमिक नंबर हमें पता है 28 है। तो निकिल क्या चाहेगा, मैं अपने से अगली वाली इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करूं। समझ पा रहे हो? ये देखो एक बात और सुन लो, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो मैंने लास्ट में क्या लिखा, यूजुअली। यूजुअली मींस ज्यादातर ऐसा होता है। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा होना ही होना है। अपने से अगली वाली इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन करना जरूरी नहीं है। ये रूल फेल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। देखो ये थोड़ा देखो, समझो आप पहले सेंटेंस को, एकदम इसमें विश्वास नहीं करेंगे। ये फेल भी हो सकता है, ये ऐसा होना नहीं कि होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं चलेगा, लेकिन अपने से अगली वाली इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे जरूरी नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात, एक छोटा क्वेश्चन है, हम किसी बच्चे से पूछते हैं तुम मेडिकल की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, वाई टू बी डॉक्टर। सुनो पहले ध्यान से। तो पता बहुत सारे बच्चों का आंसर क्या होता है, मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ, मे बी आपका आंसर ये ना हो कि भाई मेडिकल लाइन में ना बहुत मनी है, पैसा बहुत है। अगर किसी को बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो मेडिकल लाइन से अच्छा कुछ है ही नहीं, आपको पता भी है। इंडिया के अंदर है मेडिकल सेक्टर में, मतलब अनलिमिटेड पैसे हैं। जो डॉक्टर्स की इनकम है वो किसी से भी कंपेयर नहीं हो सकती, डॉक्टर्स की इनकम इतनी ज्यादा है। अब सुनो एक मिनट, लेकिन हर एक का एम पैसे कमाना नहीं। मे बी आप में से को बोले मुझे पैसों की इतनी जरूरत नहीं, उसके उसके पास पहले ही बहुत पैसे हैं, बहुत रिच है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सब लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग मेडिकल लाइन में इसलिए आ रहे हैं, पैसे बहुत। ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, वरना तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो लोगों की हेल्प करने आएंगे, सबको पता है पैसे कमाने। तो ऐसे जैसे वो आंसर डाउटफुल है, ऐसे ये भी डाउटफुल है। हम जो ये बात कर रहे हैं ना कि नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना है, ये जरूरी नहीं है। लो आपको मैं ना एक दो जगह चेक करके दिखाता हूँ, पहले इसको चेक करेंगे तो पता लगेगा कि हाँ ये सही है गलत है। लो शुरुआत इसी से करते हैं, K4Fe आप मत नोट करना, सुनते रहना पहले। देखो पहले मैंने इसमें Fe की ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम रेडॉक्स रिएक्शन में करके आ गए। देखो अगर स्टेट वगैरह निकालनी नहीं आएगी ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए घर पे ना पढ़ा भी करें, मजाक मत लिया करें, वरना कुछ भी नहीं सीख पाओगे।
देखो यहाँ +2 स्टेट है आयरन की, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, कितने हो गए? 24। इस टाइम इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है, 24। 6 लगे हुए हैं ऐसे स्पीशीज। हम इन स्पीशीज को लाइगेंड्स कहते हैं, लाइगेंड्स। ये लाइगेंड्स हैं, आगे से लाइगेंड्स बोला करेंगे। ये लाइगेंड्स है, ये स्पीशीज का नाम लाइगेंड्स, ऐसी के लाइगेंड्स है। एक लाइगेंड इस टाइम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो सुनो, एक लाइगेंड इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 कितने देंगे? 12। तो सम करने से कितना आ गया? 36। देखो 36 इलेक्ट्रॉन कर लिए, इससे साफ दिख रहा है। बात ना करो। 26 अपने थे, 26 अपने थे, पहले सब सुन लें। 26 अपने थे, दो चले गए थे, और दो जाने के बाद उसने 12 लाइगेंड से लिए। देखो ये मैथ समझ लो आप, और सम करके 36 आ गया, साफ दिख रहा है। देखो नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन किया। मेरी बात सच हो रही है। NiCO4। देखो इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। निकिल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, कोई लिया नहीं, 28 के 28 मेंटेन है। 4 लाइगेंड है, 4 लाइगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4 2 या 8, कितना सम हो गया? 36। देखो, लेकिन ये बात फेल भी जाती है, बहुत जगह फेल है। लो आपको मैं फेल वाले एग्जांपल दूं, आ रहा है सबको समझ? पहले ये क्लियर हुआ ना? अब देखो फेल वाले एग्जांपल की बात करते हैं, फेल भी होती है बात। लो फेल वाला बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है, CuNH3 होल 4SO4। देखो मैं इसके ऊपर ये वाली केमिस्ट्री लगाता हूँ। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, +2 आता है। +2, 29 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 27 आए। और 4 टू 8, लाइगेंड से कितने मिले? 8। देखो सम करने से कितना आया? 35। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये रूल 100% ट्रू होगा, लेकिन बहुत जगह ये चलता है, बहुत जगह ये चलता है, और फेल भी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे यूजुअली वर्ड लिखा था। मैं भी आपको ना इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब आप आराम से ये सेंटेंस लिखो, इस सेंटेंस के नीचे ये दो एग्जांपल हाईलाइट करो जो हमारी बात को बिल्कुल प्रूव कर देंगे हम सही कर रहे हैं। लेकिन वो भी लिखना बाद में, वो आखिरी में लिखना। चलो कॉपी करो, पढ़ो। ठीक है, चुपचाप बोलना नहीं गर्ल्स, बिल्कुल भी काम करिए। देखिए, तो नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना, ये सबसे मेन एम रहेगा इनका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना, लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये वाला रूल फेल भी हो सकता है। मैंने बोला ना, हर एक आदमी डॉक्टर बन रहा है तो पैसों के लिए नहीं बन रहा है। हाँ, मेजोरिटी लोग इसलिए आते हैं, सब मनी बहुत है, इस लाइन में पैसे बहुत है। बट ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हर एक पर्सन पैसों के लिए ऐसे हो। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना, और क्लियर हो गया? नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न रहेगा। सेटिस्फाइड? ठीक है, तो कोशिश रहती है मेटल की नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लूं, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि ऐसा होना ही है।
अब देखो मैं आपको इस फंडामेंटल को यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी और आप किस तरह से डील करना है उनको। और ये लाइगेंड से टर्मिनोलॉजी हमारी लाइगेंड है। अभी शुरू कर रहे हैं, सारी टर्म्स बताएंगे आपको। तो चलिए बॉयस, है ना, इस साइड सब लोगों ने, है ना, कॉपी कर लिया ना। और वो आखिरी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने जस्टिफाइड कर दिया कि ये बात फेल हो सकती है। ठीक है, अब सुनिए, देखिए देखो, अब इस फंडामेंटल को हम यूज करेंगे। देखिए अब सुनिए, देखो हमारे कंपटीशन में क्या होगा, हमें ना कुछ ऐसे फिल में ब्लैंक्स मिलेंगे। अब सुनो एक बेटर चांस, आपसे किसी ने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही दे दी। देखो बच्चों, ऐसा ना ये वाला कंपाउंड दे दी और ये बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे एक्स निकालने के लिए बोल देंगे। ये हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आने की पूरी पूरी होप है। हो सकता है, देखो मैं अभी ऐसा और क्वेश्चन बना रहा हूँ, यहाँ पे एक्स निकालने के लिए बोल दे कोई। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास ये वाला आ गया, यहाँ पे एक्स निकालने के लिए बोल दे कोई। देखो आप, एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये आ जाती है, इसमें एक्स कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक्स कैलकुलेट करना है इस बार। देखो ये आ गया। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो मैं इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सिखाता हूँ, कैसे करते हैं। देखो अब ऐसे को अटेंशन पे करना। मुझे किसी ने ये एक्स निकालने के लिए बोला। देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, मुझे ये बात मान के चलनी पड़ेगी कि इस मेटल ने क्या किया, नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ली। सारी बात को समझ। देखो मैंने क्या बोला, कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मुझे ये एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम, ये मानना पड़ेगा कि इसने नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। ऐसा करना पड़ेगा ना, इसके बिना आंसर निकाल ही नहीं सकते। ये तो मानना पड़ेगा। देखो अगर नहीं मानेंगे तो फिर तो किसी कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं सकते। कोई अगर हमें ये वैल्यू दे रहा है कि इनमें से एक आंसर ढूंढो, किसी ने चार ऑप्शन ही दे दिए, तो फिर मैं क्या करूं? तो मेरे को ये मान के चलना पड़ेगा कि इसने नेक्स्ट नट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। आ रहा है समझ? मैं लिखवा दूंगा स्टेटमेंट को भी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इतना पता है कि निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है। एक एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ये एटॉमिक नंबर भी सब बच्चों को याद हो, पता लगा कंपटीशन में एटॉमिक नंबर ही नहीं आया, क्वेश्चन आपका हो ही नहीं रहा। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है, निकिल इस सीरीज में ही आता है। अब सुन लो पहले, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। चाहे यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू हो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। इसका मतलब निकिल के 28 के 28 इलेक्ट्रॉन मेंटेन है, 28 के 28 अपने पास है, कोई गया नहीं, कोई आया नहीं। अब करने कितने थे? 36। बस, साफ दिख रहा है कितने शॉर्ट है, 8 शॉर्ट है। तो 8 पूरे करने के लिए यहाँ पे कितने लाइगेंड्स आएंगे? आपको पता है एक लाइगेंड ने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। 2 से इसको डिवाइड किया, आंसर वैल्यू आ गई 4। सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 4। बोलो सबको आ रहा है समझ? आप देखो हमने ये माना, हमने ये अज्यूम किया कि मेटल ने क्या करा, मेटल ने क्या करा, नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ली। आया सबको समझ? बोलो क्लियर हुआ? अभी अभी इसके लिए लिखवा देंगे। आप ना, आप एक लाइन लिखो। आप ना पहले चलो ये 4 क्वेश्चन ऐसे हाईलाइट करो, ये ऐसे लिखो क्वेश्चन, और फिर इन 4 क्वेश्चंस को हाईलाइट करो। भी आंसर आंसर कुछ नहीं करना, ये 4 प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करो। मुझे सब में एक्स निकालना है। पहले केस में एक्स निकालना है, दूसरे में एक्स, तीसरे में एक्स, चौथे में एक्स, सब में एक्स निकालना है। सब में मुझे एक्स कैलकुलेट करना है। ओके, और फिर एक लाइन लिखना, फिर उसके बाद करना शुरू करेंगे। लिखिएगा, एक्स निकालना है सब में, एक लाइन लिखो। लिखिए फॉर अबव क्वेश्चंस, लिखो एक लाइन, फॉर अबव क्वेश्चंस, एक लाइन लिखिएगा। फॉर अबव क्वेश्चंस इट इज एज्यूम्ड दैट, इट इज एज्यूम्ड दैट, सर मैं तक उनका एटॉमिक नंबर याद करना होगा। it is assumed that the central metal has gained, it is assumed that central metal has gained next inert gas configuration, it is assumed that central metal has gained the next inert gas configuration, it is assumed that central metal has gained the next inert gas configuration। मतलब आपको ये मानना है, एज्यूम करना है कि सेंट्रल मेटल ने क्या करा, हैज गेन्ड द नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इट इज assumed that the central metal has gained next inert gas configuration। बोलो फाइनल हो गया? ओके, उसके बाद आप ये वाला सॉल्यूशन हाईलाइट करो। अब इसके बाद ये वाला सॉल्यूशन हाईलाइट करो।
सब बच्चे ये वाला सॉल्यूशन हाईलाइट करें। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, बात ना करके ना चुपचाप नोट कर ले, नेसेसरली बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब देखो हमने पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब अगर आप करना चाहते हैं तो नेक्स्ट करके दिखाएं। नेक्स्ट खुद करके आयरन का अटॉमिक नंबर 26 है। आयरन का अटॉमिक नंबर 26। अब नेक्स्ट तीनों करके दिखाओ। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, ये मैं हटा रहा हूं। वो नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन करके दिखाएं। आयरन का अटॉमिक नंबर 26 है और मैग्नीज का 25 है। तो चलो बोल बोल के कर रहे हैं, चुपचाप काम करिए अपना। ये कोई तरीका नहीं है ऐसे स्टडी करने का। बड़ा फिर डिस्कशन हो रहे हैं, ये ऐसे होता है कॉम्पिटिशन का। अपना काम करिए अपना। आयरन का अटॉमिक नंबर 26 है, मैग्नीज 25 है, कोबाल्ट 27 है। अब आप चुपचाप अपने आप करिए, नहीं आएगा तो मैं करना सिखा दूंगा। ये तो तीनों के अटॉमिक नंबर मैंने दिया, आप कोशिश करके देखिए। सेकंड वाला तो बहुत ही आसान था। करिए करिए, बाकी के लिए स्ट्रगल करिए। बाकी के लिए भी स्ट्रगल करिए, एक साथ डिस्कस करेंगे। आपको तीनों के इसमें एक्स निकालना है। तीनों के अटॉमिक नंबर मैंने दे दिए। करिए करिए, कोशिश करिए, एक हो जाए, दो हो जाए। नहीं हुआ तो भी मैं करना सिखाऊंगा, बट करिए अपने यहाँ। ठीक है, ओके। आपको तीनों के अटॉमिक नंबर्स। बात नहीं है, किसी को बात नहीं करनी। बोलना नहीं, स्टूडेंट्स बोलना नहीं। हो गया, तीनों हो गए आपसे डन। बाकी सब गर्ल्स अपने अपने एफर्ट्स कर लें, मैं देखूंगा, नहीं है तो मैं कराऊंगा। ये भी इनमें से को फिलअप आ जाए, लेकिन पूरी चांसेस है। हो गया। बहुत टाइम ना खराब कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा, टाइम बचेगा। फिर आप घर पे कर लेना होमवर्क में ना। चलिए बॉयज देखें। चलिए देखो, पे टेंशन हो, देखो आप चेक कर लीजिए। भाई मैं अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो 0 है। ठीक है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं। इसका मतलब इसके 26 इलेक्ट्रॉन मेंटेन है। ठीक है, ये तो अपने पास है। तो कितने कर रहे थे? 36। 36 चाहिए थे, कितने कम रह गए? 10 कम रहे। 10 शॉर्ट है। तो ऐसे लाइगेंड कितने होने चाहिए? 5। 5 अगर सीओ मिल जाए तो 5 सीओ उसके 10 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। FeCO होल 5। इसका आंसर आ गया FeCO होल 5। सब बच्चे एग्री हो गए? ठीक है, अप्रोच आई कैसे करते हैं। अब सुनिए सुनिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बहुत ट्रिकी था। मैंने जानबूझ के यहाँ पे Mn2 कर दिया। इस Mn2 से मुझे ये पता लगा कि एक बॉन्ड तो मैग्नीज मैग्नीज के पीछे बना हुआ है। सब सुन लें, एक बॉन्ड तो मैग्नीज मैग्नीज के पीछे बना हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, एक्स की कोई भी वैल्यू। एक बॉन्ड मैग्नीज मैग्नीज से बना, इसका मतलब ये हुआ, जब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो 25 के 25 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास है ही। एक उसको मैग्नीज से मिल गया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने एक बार मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड बनाया। देखो 26 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास आ ही गए। कितने शॉर्ट है? 10 शॉर्ट है। इसका मतलब इसको इसको 5 सीओ चाहिए। 5 ही उसको चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट। 5 एक को चाहिए तो 5 दूसरे को भी तो चाहिए ना। उसको भी तो एम एक ही है ना। देखो 5 तो इसको चाहिए, एग्जैक्टली 5 इसको चाहिए। तो हम पता पूरा आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे? इसका 10। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बन के आएगा, ये क्या बन के आएगा? Mn2CO होल 10। आ रहा है सबको समझ? Mn2CO होल 10। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आने के 100% चांस, ये मतलब रैंक डिसाइडर क्वेश्चन है।
आप इसे करके आएंगे, आपकी रैंक कहीं से कहीं, सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाएगा, रैंक भी अच्छी आएगी, दैट्स इंपॉर्टेंट है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन। अब इसकी बारी आती है, देखो एक चीज और ध्यान रखना। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट किया किसी ने? फाइव। ये भी फाइव। दो लोगों का फाइव आ रहा है, दो लोगों का फाइव आ रहा है। किसी होगा कोई आंसर? चलो अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं, एक मिनट। देखो एक चीज समझना, अगर मैं ये वाला सिंबल बनाऊं और ये दोनों में बहुत फर्क है। ये तो कोबाल्ट है, ये तो कोबाल्ट है, ये कौन है? कार्बोनाइल। इसे कार्बोनाइल बोलते हैं, ये लाइगेंड है। जिसे हम कहते हैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड, इस ब्रांच में कहते हैं कार्बोनाइल। कार्बोनाइल एक लाइगेंड है, लाइगेंड। CO, इसमें O कैपिटल होगा। अब एनी हो, हमें ये एक्स निकालना है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं फाइव आ रहा है, अब चेक कर लेते हैं। देखो पहले मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ मान लेते हैं। अब एक्स नहीं मानते इसको ना, कुछ वाई मान लेते हैं, वाई, क्योंकि एक्स मानेंगे कंफ्यूजन हो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। +1 ब्रैकेट के बाहर भी है। इसका 0 होता है। सॉल्व करने से कितना आ रहा है? अगर सबका सम 0 है, सॉल्व करने से कितना आ रहा है? -1। देखो बच्चों, इस बार इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। देखो देख लो मैं क्या कर रहा हूं आराम से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 का मतलब ये हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, देखो सब ध्यान दो। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, 27 तो इसके पास ऑलरेडी थे, एक इसको मिल गया। कितने हो गए? 28। 28 हो गए। और चाहिए इसको 36। 8 शॉट है। 8 शॉट का मतलब है, ऐसे लाइगेंड कितने आएंगे? सही कह रहे हैं, कितने आएंगे? 4 आएंगे। देखो साफ दिख रहा है, 4 आएंगे। तो जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, इसका रियल फॉर्मूला क्या है? HCO होल 4। ये इसका आंसर है। बोलो आया समझ? तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नोट कर लीजिए इनको, नोट कर लीजिए, घर जाके इनको अप्लाई करिए, बुक्स लीजिए, आपके पास चाहिए। पता नहीं किस दिन आप बुक खरीदेंगे। बोले तो ऑफ है ना सर। फिर यहाँ पे जैसे की हुआ है बात हो रही है, इसका तो 0 था दीजिए, मैंने यहाँ पे कोई और लाइसेंस दो। ये तो आपको सर्च करना, आप लेकर आइए ऐसे क्वेश्चन। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप लेकर आइए। दो वैल्यूज हो जाएंगी। मैडम कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, डजंट मैटर, आप लेकर आइए। ये स्ट्रगल आपको करनी है। यहाँ पास में ही मटिया महल है, वहां जाइए। आज वैसे ट्यूसडे है, तो कोशिश करिए बुक लेनी चाहिए। देखिए आज ट्यूसडे हो गया, चांस के बाद थोड़ा सा एनर्जी आई, आज छुट्टी हो गई, कोई बात नहीं। ये आपका काम है ना, आप क्वेश्चंस आप लेकर आओ, उसे करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। लेकिन वो दिन इस साल तो नहीं आएगी, ये तो आपको देखना कब आएगी। आई थिंक क्लियर। देखो हमारे पास इस तरह के और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं है। देखो एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, जल्दी से फास्ट नोट कीजिएगा। ओके डन। ठीक है अब सुनिए, देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बनता है। सपोज करो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है लाइक दिस वन। देखिए सुनिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी कंपटीशन में आती है, कॉम्प्लेक्स ही है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ वेनेडियम, किसी ने ये पूछा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए सब ध्यान दीजिए, किसी ने एक प्रॉब्लम पूछी कि इसकी नेचर क्या है, नेचर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। देखो पता लगाते हैं, हम पहले ना इसके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर इसके इलेक्ट्रॉन निकालें, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा चेंज कर लेते, एक मिनट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ना मैग्नीज ले लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीज ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो जब हमने मैग्नीज लिया ना, सुनो एक मिनट, इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन ना 35 आएंगे, 25 अपने, 10 यहाँ से आएंगे, 35। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अगर मैग्नीज के पास 35 इलेक्ट्रॉन है, बात को सुनना, और ये 36 करना चाहता है, पक्की बात, देखो 36 करना चाहेगा, तो हमारे माइंड में क्या आएगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना केमिस्ट्री में क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन, ये ना अपना चेंज चाहता है, ये चाहते हैं मेरा रिडक्शन हो। जिसका रिडक्शन होता है वो नेचुरली कौन होता है? देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इसे भी करने का बेस क्या रहा? हमने ये माना कि मेटल ने क्या किया है, मेटल क्या चाहती है? नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना।
देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, मैंने इसमें एक अजम्पशन किया, अजम्पशन कि मेटल को नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर। आई बात समझ? ये भी हाईलाइट कर लो आप, फटाफट इसको भी हाईलाइट कीजिए, जाके क्वेश्चन ढूंढिए ऐसे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आप लेकर आओ वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम लेकर आओ। कभी प्रॉब्लम्स ही नहीं आती, आपको पता नहीं कैसे पढ़ते हैं आप। देखो जो पढ़ेगा उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। और आपके साथ तो है कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, आप पढ़ते ही नहीं। चलिए फिनिश हो गया, ठीक है। तो कंफर्म हो गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेस हमने पता लगा लिया इसका क्या रहेगा। चलिए इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगला हेडिंग शुरू होता है इसके बाद, उसे कहते हैं एडिशन कंपाउंड्स। नोट करिए, अगला आर्टिकल है हमारा एडिशन कंपाउंड्स। इनको हिंदी में कहते हैं योगात्मक यौगिक। गस बोलो मत, बोलो मत। टॉपिक का नाम लिखिए एडिशन कंपाउंड्स। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एडिशन कंपाउंड्स। देखो स्टडी करते हैं एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, योगात्मक यौगिक। देखो हमें नेम से इंडिकेशन मिल गया, ऐसे कंपाउंड ना एडिशन से बनते हैं, एडिशन से। अब नोट मत करिए प्लीज, जुड़ने से। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास एक फेमस कंपाउंड है एलम। देखो एलम ही होती है, आपने कभी एलम को लैब में बनाया हो ना, तो एलम, एलम एक कंपाउंड है, एलम एक कंपाउंड है। लेकिन इसको बनाने में हमें टू और मोर कंपाउंड्स का एडिशन करना पड़ता है। देखो अभी लिखो मत, देखो मुझे इन दोनों कंपाउंड को जोड़ना पड़ेगा। मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं, कंपाउंड्स को जोड़ के एक कंपाउंड बना रहा हूं। दैट्स इंटरेस्टिंग। इसे कॉपी नहीं करना, अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो आएगा समझ। कंपाउंड्स को जोड़ के कंपाउंड बना रहा हूं, एग्जैक्टली। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास मोहर सॉल्ट है। देखो मोहर सॉल्ट भी ऐसे ही बनता है। मोहर सॉल्ट को बनाने में भी कंपाउंड्स को जोड़ना पड़ता है। देखो यहाँ पे भी यही हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंपाउंड्स को ऐड करके कंपाउंड बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मोहर सॉल्ट कहते हैं। कभी इसको टाइट्रेशन में यूज किया होगा आप लोगों ने क्लास 12 में, है ना। 12th याद आ रही है ना आपकी, तो 12th में कभी यूज किया होगा आपने, मोहर सॉल्ट कहते हैं एग्जैक्टली। एक कंपाउंड और बना लेते हैं, K4FeCN6। देखो इसको बनाने में भी हमें टू कंपाउंड्स को लेना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखें ना, इन सबकी प्रिपरेशन में एक ही फंडामेंटल लगा हुआ है, एक ही प्रिंसिपल लगा हुआ है। इनको बनाने में टू और मोर कंपाउंड्स की हेल्प ली जा रही है, टू और मोर कंपाउंड्स की हेल्प ली जा रही है। तो ये सारे के सारे कौन है, एडिशन कंपाउंड्स। क्या कहते हैं इनको, एडिशन कंपाउंड्स। आप पहले डेफिनेशन लिखो, देखो एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स लिखे लिखे डेफिनेशन से आता है समझ। कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय, compounds which are formed by addition of, compounds which are formed by addition of two or more compounds, compounds which are formed by addition of two or more compounds, which are formed by addition of two or more compounds called addition compounds, called addition compounds. नोट कर ली, कॉपी कर लो। Compounds which are formed by addition of two or more compounds, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स के जुड़ने से बनते हैं, इनको हम एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये एग्जांपल लिख ले, पहला एग्जांपल एलम है, एलम। दूसरा मोहर सॉल्ट, तीसरे को बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नोट कर लीजिएगा और पढ़ कर देखिए, डेफिनेशन फॉलो हो रही नहीं होगी। आराम से रीडिंग करके देखो डेफिनेशन हमारी फुलफिल हुई या नहीं। आज ही तरह अमोनियम सल्फेट है, आज अमोनियम अमोनिया। हाँ जी,
रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इजी अभी बता रहे हैं। तो चल रहा है ना टॉपिक। इसका कभी ठीक है, इसका कभी कभी 10 जगह के खुलना अपना हॉस्पिटल है ना। जगह ढूंढ रहे हैं, जगह हम ढूंढ लेंगे, पहले बस सिलेक्ट कर लीजिए। पढ़ नहीं, पढ़ना है मतलब पढ़ना से लेकर पढ़ना नहीं। ट्वेल्थ आपने हिस्सा नहीं किया ग्रेजुएट साथ जॉब करते हुए, कितने परसेंट आपसे ट्वेल्थ में होते? 61%। कितनी मीटिंग मिली अभी? चलिए क्लियर हो गया आई थिंक सो। तो तीनों कंपाउंड कैसे हैं? एडिशन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म बाय एडिशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स कॉल्ड एडिशन कंपाउंड्स। ठीक है। अब देखिए एक बात ना बहुत नोटिसेबल है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बच्चे ने ये बात डिस्कस भी करी, बात जेन्युइन भी थी। अब बताते हैं आपको इस स्टेप पे। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे तो कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिया, यहाँ पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, लेकिन मैंने स्पेशली यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिया। शी वाज राइट। इसके पीछे पर्पस पता क्या है? देखो सुनो, इन दोनों की कैटेगरी अलग है। ये दो अलग तरह के कंपाउंड है। इन्हें पता हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। हिंदी में कहते हैं द्विल लवण। अभी लिखना नहीं किसी को। ये डबल सॉल्ट है, लेकिन जो इसकी कैटेगरी है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखो बच्चे सुन ले एक मिनट। ये दिखने में तो एक जैसे हैं, नो डाउट, बने तो एक जैसे तरीके से हैं, लेकिन अभी भी इनमें डिफरेंसेस है। केमिस्ट्री ने इनका नाम रखा डबल सॉल्ट, इसका नाम रखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और सच बात है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा, बाकी में तो नहीं लगा। उसके पीछे रीजन भी यही था, इन दोनों की कैटेगरी से अलग है। अब मैं आपको इनके डिफरेंसेस बताऊंगा, इनमें क्या क्या अंतर होता है। आपको हाईलाइट करना, हाईलाइट करो जल्दी से। उनको डबल सॉल्ट बोलते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। वाई? अब इनमें डिफरेंस कहाँ है ये देखते हैं। कॉमन पॉइंट ये है कि ये सबके सब एडिशन कंपाउंड्स स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। हैं। कोफिशिएंट का रोल नहीं है, बताते हैं अभी कहाँ पे डिफरेंसेस हैं। इजी इजी बताते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने होपफुली। ठीक है, बस केसेस को हाईलाइट कर दो कि वो डबल सॉल्ट है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए सुनो, अब देखिए देखिए आपको इनमें डिफरेंसेस क्लियर करेंगे। ओके रब करूं? देखिए अब सुनिए। देखो इसके लिए टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे तो डबल सॉल्ट और इधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले सुन लीजिएगा, एक साथ कॉपी करना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात। देखो अब इनमें डिफरेंसेस समझते हैं। देखो डिफरेंसेस कैसे समझते हैं। देखो जैसे मैंने पोटाश एलम लिया, ये एलम है। देखो सब अटेंशन पे करोगा प्लीज। आपने इसको पानी में डाला, देखो पानी इसको तोड़ेगा। देखो बच्चों, पानी से क्रैक कर देगा। देखो पानी से कैसे क्रैक 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 करेगा, ध्यान दीजिएगा। देखो पानी इसको यहां से क्रैक कर देगा, यहां से क्रैक कर देगा। पानी से इसको पूरी तरीके से आयंस में तोड़ देगा। देखो सुनो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिखवा दूंगा। पूरी तरीके से आयंस में तोड़ देगा। देखो पानी ने कहीं से भी इसको छोड़ा नहीं, ये तो ब्रेक नहीं होता, ये तो पानी में डिजोल्व है। देखो पूरी तरीके से आयंस में तोड़ दिया। अभी कॉपी नहीं करना। अब अगर हमारे पास होता ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? जब पानी इसको तोड़ता तो यहां से तोड़ता। दैट्स इंटरेस्टिंग, यहां से तोड़ता। इसका ये वाला पार्ट ना ऐसा का ऐसा ही रहता। देखो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये पार्ट मेंटेन रहता है। ये बहुत बड़ी बात थी इन कंपाउंड्स के अंदर, यही तो स्पेशल बात है। ये पार्ट ऐसा का ऐसा ही रहता है, ये पार्ट मेंटेन है। तभी तुम इसको ब्रैकेट में दिखा रहे थे। देखो एक बात अभी और सुनो, जैसे मैंने इसको पानी में डाला, रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है और ये भी आयन है। आप किसी का भी टेस्ट कर सकते हो। आपको उस सॉल्यूशन से पोटेशियम आयन का टेस्ट करना हो जाएगा, सल्फेट का टेस्ट करना हो जाएगा, एल्यूमिनियम का टेस्ट करना हो जाएगा। यहां नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे Fe फ्री नहीं है, Fe इसके साथ बाउंड है। मान लो को चाहे कि मैं यहाँ पे फेरस का टेस्ट कर लूं, सक्सेसफुली होगा ही नहीं। साइनाइड का टेस्ट कर लूं, होने का ही नहीं, क्योंकि ना ये फ्री ना ये फ्री, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपने कभी सुना है पोटेशियम साइनाइड
एक डेडली पॉइजनस केमिकल है, एक बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही जहरीली चीज है, वो खा लेगा तो डेथ हो जाती है। बट अगर किसी ने इसको खाया ना तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका साइनाइड फ्री नहीं है। देखो फर्क समझो आप, ये पूरी तरीके से टूट गया, ये नहीं टूटा। हर एक का टेस्ट करना पॉसिबल है, हर एक का टेस्ट नहीं हो सकता। इस वजह से ये वाले कंपाउंड इनसे अलग हैं, इसलिए केमिस्ट्री की अलग ब्रांच डिस्कस करती है, और इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। समझ पा रहे हैं आप कितना फर्क है? देखो आप, वो कंपाउंड ऑर्डिनरी आम है, टूट में पानी में, ये टूट नहीं है, इन्होंने खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है, ये ब्रैकेट वाला पार्ट मेंटेन है। ये सबसे मेन बात है इनके अंदर, इसलिए इनकी केमिस्ट्री इनसे अलग है, इनके प्रिंसिपल्स, इनके रूल्स अलग है, तो वो सब हमें देखने ही है। तो चलो मैं डिफरेंसेस लिखता हूं, देखो मैं लिखूंगा, आप एक साथ कॉपी करना। पहली बात, फुल्ली डिसोसिएटेड इन वाटर, इसका मतलब ये हुआ पूरी तरीके से पानी में टूट जाए। इसके अंदर लिखेंगे नॉट फुल्ली डिसोसिएटेड इन वाटर, या ठीक है, इसका उल्टा लिख दिया, ये टूटते ही नहीं पूरी तरीके से पानी में। सुनते रहिए अभी, इसमें पता क्या होता है, आप हर एक का टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट ऑफ एवरी स्पीशी इज अलाउड, हर एक का टेस्ट, हर एक का आप परीक्षण कर सकते हो, इज अलाउड। क्या उसमें कर सकते हो? नॉट, नॉट सो, नहीं कर सकते। और तीसरा डिफरेंस देखो, ये अल्टीमेट डिफरेंस है, देखो इसको फील करना है, देखो ये बहुत बड़ी बात है, जरा ध्यान देना। इसको डाला पानी में, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, पूरा का पूरा ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये हुआ, कैन नॉट मेंटेन, अपने आप को ना मेंटेन नहीं रख पाया इन वाटर या एक्वा सोल्यूशन, अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाया, मेंटेन वैसा का वैसा नहीं रह पाया। लेकिन इसने क्या करा, ठीक है। यहां से टूटा लेकिन ये पार्ट मेंटेन है। इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटेन इन वाटर, बहुत बड़ी बात होती है ना, अपने आप को मेंटेन करके रखना, अपने आप में चेंज नहीं आने देना, बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज पानी में तो कंपाउंड अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेंटेन इन वाटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए देखो अब साफ इंडिकेशन मिल रहा है, ये वाले कंपाउंड इनसे अलग है, इनको अलग तरह से स्टडी करना चाहिए, इनके अंदर ये वाले प्रिंसिपल्स लग ही नहीं सकते, दे आर द स्पेशल वन। अब आप नोट करो, जैसे आपने भी खुद को मेंटेन करके रखा हुआ शुरू से लेके लास्ट तक, वैसे के वैसे ही, ये बहुत बड़ी बात होती है। असली कसम पहले भूख नहीं लगती, बस वाले और 2-3 महीने रहेगा अभी कसम नहीं होगी। तो बड़ा समय ना बता दें, लास्ट में मेंटेन लिखा होगा, इससे इंडिकेशन मिलता है कि दे आर द नॉट ऑर्डिनरी कंपाउंड, दे आर स्पेशल कंपाउंड्स, these compounds must be studied separately, not fully dissociated water। इसका उल्टा लिख दो ना बस, इसका उल्टा, टेस्ट ऑफ एवरी स्पीशी, हर एक का टेस्ट कर सकते हो, हर एक का टेस्ट, हर एक का आप परीक्षण कर सकते हैं, वहां नहीं कर सकते, वहां पे हर एक का टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये अपने आप को मेंटेन नहीं रखते पानी के अंदर, ये मेंटेन रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो बिल्कुल भी। तो कंक्लूजन निकल के ही आ गया कि हाँ ये कंपाउंड अलग तरह के कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी वन, दे आर स्पेशल वन। सब एग्री? ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया, नोट करिए, नोट कीजिए। Fully clear. Okay. Next now heading is, next important heading is now
आफ्टर दिस वी है अब ना कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज आएंगे, देखो वो टर्म्स हमें समझ नहीं है, कर दो एलिमिनेट। ओके, देखिए अब ना कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज आएंगे, जरा उनको देखो सब सीखना, वो सारे वर्ड्स मुझे वन बाय वन हाईलाइट करने हैं। देखो जैसे हमारे पास एक एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, देखो ऐसा देखो आप चैप्टर में एंटर करके ना थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिए। देखो अब यहाँ पे ना कुछ कॉमन टर्म्स है, जैसे पहले एक टर्म आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्रैकेट के बाहर आयन है ना, हम इसे बोलते हैं काउंटर आयन। अब इसको डिफाइन करेंगे, काउंटर आयन क्या होता है, काउंटर, काउंटर का मतलब बता देंगे। ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये कौन होते हैं, लाइगेंड्स, इनको लाइगेंड्स कहते हैं। अब इन सबको डिटेल में देखते हैं, वन बाय वन सबको लेके चलते हैं। ये पूरा का पूरा स्पीशी कौन होता है, कॉम्प्लेक्स आयन, इसे कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। अब इन सबकी ना डेफिनेशन देखते हैं वन बाय वन। चलिए एक बार आपको हाईलाइट करना कर लो क्विक, अगर नोट्स में किसी को हाईलाइट करना तो कर सकते हैं, फिर सबको वन बाय वन लेके चलते हैं। काउंटर आयन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम का रोल क्या है, लाइगेंड्स क्या करते हैं, इन सबको वन बाय वन देखना होगा। ठीक है बच्चों, कॉपी करिए इसको। चलिए सब बच्चे एग्री कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सेंट्रल मेटल एटम, कॉम्प्लेक्स आयन, लाइगेंड, ओके, ये सब वर्ड्स हमें आए। चलिए अभी शुरुआत कर रहे हैं वन बाय वन, किसका क्या रोल रहता है, अब कर दूं, ठीक है, ओके डन। लीजिए पहला हमारा हेडिंग इसमें आता है, दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रल मेटल एटम। एक सेंट्रल मेटल एटम क्या करती है, केंद्रीय धातु जिसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। चलो भाई अब जरा सब देखो, अपनी इंटेलिजेंस से बताओ, अपनी कॉमन सेंस से बताओ, बताओ यहाँ पे आयरन का रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लेना। ठीक है, अभी नोट मत करना, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर को बोले सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर। आ रहा है सबको समझ, इलेक्ट्रॉन्स को लेना, ऐसा काम ही इसको रखा इसीलिए कि इलेक्ट्रॉन्स को ले, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर। नोट मत करना, कैन आल्सो बी कॉल्ड लुईस एसिड, हम इसको लुईस अम्ल भी कह सकते हैं, लुईस एसिड कैन आल्सो बी कॉल्ड लुईस एसिड। सबको आ रहा है समझ, भाई लुईस एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो करते हैं, गेन तो करते हैं, तो इसको हम लुईस एसिड भी कह सकते हैं। एक साथ कॉपी कर लेंगे, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर एंड कैन आल्सो बी कॉल्ड लुईस एसिड, को बहुत बड़ी बात नहीं, एक साथ लिख लेंगे। दूसरी बात, अब बारी आती है हेडिंग कॉम्प्लेक्स आयन। एक कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, देखो ये पूरा पार्ट कॉम्प्लेक्स आयन है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है। ये कॉम्प्लेक्स आयन ऐसे होता है, पता है कॉम्प्लेक्स आयन में कौन कौन होता है, कॉम्प्लेक्स आयन किस किस से मिलकर बना होता है, सेंट्रल मेटल एटम एंड लाइगेंड्स, लाइगेंड्स इन दोनों के मिलने से बना होता है। देखो दैट इज इंपॉर्टेंट है, जो आयन इन दोनों के मिलने से बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन, इसका नाम कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन। नोट नहीं करना बिल्कुल भी, टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स आयन, इतनी कॉमन सी बात है। उसके बाद बारी आती है काउंटर आयन क्या होता है। देखो काउंटर, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, है ना, इसको हिंदी में विरोधी कहते हैं, अपोजिट। काउंटर आयन का काम पता क्या होता है, देखो इसके ऊपर चार्ज है, अब इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसका उदासीनीकरण करना है, तो उसके अपोजिट एक आयन आएगा, जैसे पोटेशियम आयन ले लिया, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो काउंटर आयन का काम क्या है, टू न्यूट्रलाइज, टू न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। किसी को पता है इसको कैसे पहचानोगे, कहाँ होगा, ब्रैकेट के बाहर होगा, ये हमेशा ब्रैकेट के बाहर, देखो ये ब्रैकेट के बाहर बैठा हुआ ये काउंटर आयन है। जैसे मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सी है CuNH3 होल 4 SO4, अगर आप इसमें ध्यान से देखें सल्फेट ब्रैकेट से बाहर है, नेचुरली ये कौन है, काउंटर आयन। इट इज आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मिलेगी। आया सबको समझ, टर्म्ड एज काउंटर आयन, आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज इंटरेस्टिंग, ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मिलेगी। लो अब इनको नोट करो, आप इनको नोट कर लो, कैसे पहचानोगे कौन क्या चीज है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम में कि काउंटर आयन कौन है,
कॉम्प्लेक्स आयन कौन है, इसका क्या जॉब क्या है, ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए। लो कॉपी करो इसको, ठीक है, सब कॉपी कर ले। बोलना नहीं किसी को, प्लीज चुपचाप नोट करके बात ना करके। Is it clear? Electron acceptor can also be called Lewis acid. Complex ion consists of central metal atom and ligand. What's the function of counter ion? We have seen. इन सब चीजों पे क्लैरिटी हो, कमांड हो बिल्कुल, तो जरा सा भी कंफ्यूजन किसी के माइंड में ना। और आप कैसे काउंटर आयन को पहचानेंगे, हमेशा ब्रैकेट के बाहर, आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, हमेशा ब्रैकेट के बाहर मिलेगा, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी क्लियर होना चाहिए हमें। ये क्वेश्चंस आते हैं, आप बुक्स में प्रॉब्लम करोगे ना, पहला क्वेश्चन ही आपको ये मिलेगा कि इस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, लाइगेंड कौन है, ये क्लैरिटी हो। एक अच्छी सी बुक लीजिए, प्रॉब्लम्स करना शुरू करिए। प्रॉब्लम करने से फील आती है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कुछ हमारे में इंप्रूवमेंट भी है नहीं है। चलिए बच्चे, एग्री, ठीक है। तो डाउट यहां तक, तो कंफ्यूजन हो बोलो। नेक्स्ट हेडिंग इज, नेक्स्ट हेडिंग इज, रब कर दूं, देखो उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है, इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल वर्डिंग हियर, लाइगेंड। देखिए सुनिए, देखो आज का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये लाइगेंड क्या होती है। देखो ये टर्म हमें बहुत डिटेल में देखनी है, बहुत थोरो देखेंगे इसको, बहुत लेक्चर है इसके ऊपर। देखो लाइगेंड किसको बोलते हैं, लाइगेंड करेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, दैट इज ट्रू। इनका काम होता है सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। ये इनकी सिंपल से डेफिनेशन है, करेक्ट है, नोट करो, इलेक्ट्रॉन डोनर, इनका काम ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है। लेकिन इनके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, अब उन सबको वन बाय वन देखना। चलिए अगले स्टेप पे आते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए सुनिएगा, देखिए सुनिए, इलेक्ट्रॉन डोनर है, दैट इज ट्रू। अब इनके ना क्लासिफिकेशन, अब सारी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री यहीं पर है, जो स्कोरिंग है। अब देखो जरा सा अटेंटिव होना, हम पहला क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे, जिसे कहते हैं ना आवेश के आधार पर। सुनिएगा ध्यान से, अब एक साथ कॉपी करिएगा। तीन तरह के लाइगेंड होते हैं, एक होते हैं निगेटिवली चार्ज, एक होते हैं न्यूट्रल, और एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। देखो एक मिनट सुनो, अगर हम चार्ज की बात करें तो तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो नेगेटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज, या फिर कोई चार्ज नहीं। कॉमन सी बात है, इसे लाइगेंड भी तीन तरह के हैं यहाँ पर। अब सुनिए एक मिनट, नोट मत करिएगा। नेगेटिव की तो बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, बहुत लंबी लिस्ट है। ये तो हमारे पास एंडलेस है, एंडलेस। ऐसे लाइगेंड तो पता नहीं कितने सारे होते हैं, और असेंशियली इनके पास चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल की लिस्ट भी बहुत लंबी है। अभी आया था सीओ, वाटर है, अमोनिया है, इथाइलिन डायमाइन है, ओके, डाइथाइलिन डायमाइन है, ऐसे भी बहुत सारे लाइगेंड्स हैं। इन सबको बता देंगे, ये क्या लिखा मैंने, इन सबके बारे में बता देंगे अभी, रिलैक्स है, और भी बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं, ठीक है। ये सब लाइगेंड्स हैं, ये सब ओपन कर देंगे अभी। पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड्स की अगर हम बात करें, देखो अब यहाँ पे एक ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार सब सुनिएगा प्लीज। अगर हम पॉजिटिवली चार्ज की बात करें ना बच्चे, यहाँ पर देखो बातें नहीं, ऐसे लाइगेंड्स बहुत थोड़े से हैं। देखो मैं दो ही एग्जांपल लिख पाया, आगे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। ऐसे लाइगेंड्स रेयर इन नंबर है, रेयर। देखो सुन लो एक मिनट, ऐसे लाइगेंड बहुत सारे, एंडलेस, यही बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इन लाइगेंड के साथ है बहुत थोड़े से हैं।
देखो एक मिनट सुनो, ये हमारा एक असर्शन रीजन बनता है कि ऐसे लाइगेंड्स बहुत थोड़े से क्यों हैं। सच लाइगेंड्स आर रेयर इन नंबर, रेयर इन नंबर। देखो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे लाइगेंड बहुत थोड़े से क्यों हैं। चलो कोई बोलेगा नहीं पीछे, लास्ट में गर्ल्स बैठी है, लास्ट रो हमारी बैठी है। आप लोग बताइए ऐसे लाइगेंड बहुत थोड़े से क्यों, पीछे मत बोलना, आप तीनों से पूछ रहा हूँ। ऐसे लाइगेंड बहुत थोड़े से क्यों है जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे लाइगेंड बहुत थोड़े से क्यों है, सोचो। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे लाइगेंड बहुत थोड़े से क्यों है, पीछे मत बोलना। बॉयज, मैडम आपसे पूछा ही नहीं मैंने, बॉयज साइड को बताएगा। हमारे बॉयज बैठे हैं लास्ट टाइम, इससे कबीर एट सेक्टर, कबीर कबीर के दोस्त बैठे हैं बहुत सारे, बताना चाहते हैं। आप बताओ बताओ, मेरा क्वेश्चन है ऐसे लाइगेंड बहुत थोड़े से क्यों है। क्योंकि, बताओ सेंटेंस पूरा करो। इलेक्ट्रॉन डोनर कम है, तो सेंटेंस ठीक से बना नहीं ना। ऐसे लाइगेंड थोड़े से क्यों हैं, सोच के बताओ, आप बताएंगे। सोचो, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान आंसर है। ऐसे लाइगेंड थोड़े से जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे लाइगेंड बहुत थोड़े से हैं, दो तीन ही होंगे मेरे को याद, इससे ऊपर मेरे को भी नहीं पता। वाई आर दे रेयर इन नंबर, ये असर्शन रीजन आएगा। चलो एक मिनट, कोई बात नहीं, गर्ल्स बताएंगे, शुरू के तीनों बैठेंगे। ऐसे लाइगेंड थोड़े से, आप बताइए मैडम, ऐसे लाइगेंड थोड़े से क्यों है? इसकी कमी। कमी ऐसा नहीं है, कमी तो नहीं है। अगर कमी होती तो फिर लाइगेंड्स क्यों होते, कम ऑन द पॉइंट। अगर ये कमी कमी वाले थे तो फिर लाइगेंड्स क्यों है। एक मिनट, कोई बोलेगा नहीं, आपके साथ बैठे इनसे पूछिए, बताइए मैडम, सोचो थोड़ा। ये बात तो सही नहीं लगी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। बताओ, देखो जो बताना चाहता, पीछे आप बताइए मैडम, आप बताओ बताओ, ऐसे लाइगेंड थोड़े इनके साथ बैठे हैं हम। हाँ बताओ बताओ, कम नहीं है ना, मैं मना कर रहा हूँ। मैटर। करेक्ट। नोट सो इतना लेंदी आंसर नहीं। सच लाइगेंड्स आर रेयर इन नंबर, वाई, चलो इनको बोलने दो, यस। सर क्योंकि खुद भी पॉजिटिवली चार्ज है तो अपनी टेंडेंसी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। शी इज राइट है। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा ना, इससे इलेक्ट्रॉन लेना नेचुरली मुश्किल होगा, क्योंकि प्लस माइनस में क्या हो रहा होगा। देखो देखो फिजिक्स, प्लस माइनस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। ये पेयर देना मुश्किल हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे नहीं दे पाएगा, लेकिन ये प्लस चार्ज इसको रोकेगा। ये प्लस चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वापस करके कि मत दो। ऐसे ये प्लस चार्ज प्रॉब्लम करेगा। देखो कमी नहीं है, सुन लो पहले, ये जो कमी वर्ड बोल रहे थे, दे आर रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन जो प्लस चार्ज अंदर बैठा हुआ है ना, वो उनको रोक रहा है। प्लस माइनस में अट्रैक्शन हो रहा है, वो कह रहा है मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने नहीं दूंगा। फिजिक्स लग रही है यहाँ पर, देखो कोई बोलेगा नहीं, फिजिक्स लग रही है। ना कमी इसके पास, ना कमी इसके पास। अगर कमी होती तो फिर लाइगेंड्स क्यों बनते, दैट्स अ पॉइंट। ये रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, इनका पॉजिटिव चार्ज उनको रोक रहा है, इनको अपोज कर रहा है। नोट करो, बेस होगा। ये लाइगेंड है जो इस बेस होगा। नोट करिए सब लोग, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। सच ligands are rare in number. Why are they rare in number? You have seen, because they have positive charge opposes to donate the electron, ठीक है। इनका पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से रोकता है, अपोज करता है, इसका विरोध करता है, इसको बोलते हैं ना अपोज करना। तो सच ligands are rare in number, सच ligands बोला करो, देखो सब लोग पार्टिसिपेट किया करें, अपनी चीजें इंप्रूव होती है। कमी नहीं है, एक बच्चे ने बोला, दो लोगों ने बोला कमी है। अगर कमी होती तो ये ligands क्यों होते, क्वेश्चन इज दैट। कमी नहीं है, बोलो क्लियर हुआ आपको, आप चेक कर सकती हैं, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो ऐसे ligands रेयर होना, बहुत थोड़े से होना, उसके पीछे का रीजन पता लग गया हमें, ठीक है। चलो देखो, अब थोड़ा सा अपने आप को और चेक करते हैं। वी आर वी स्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअली। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, उसे करके दिखाना, रब कर दूं, जल्दी कर लीजिए, कॉपी करिए, आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे। चलिए देखिए, अब देखिए कॉलम करके दिखाइए आप लोग, आपको खुद डिसाइड करना है। रब करूं,
ओके, इज NH4 पॉजिटिव अ लिगेंड? चलो इसको शो करके दिखाएंगे। देखो बीच में एकदम मत बोलना, सोचना है, समझना है तो बताना। इसका आंसर यस और नो में देना है। क्या ये एक लिगेंड है? मतलब पीछे मत बोलना है, अपना आंसर सोच लो, बाकी को भी सोचने का चांस है। कैरी ऑन। इज NH4 पॉजिटिव अ लिगेंड? दिस इज अ क्वेश्चन। पीछे मत बोलो। क्या अमोनिया माइन एक लिगेंड है? बॉयज थोड़ा आप लोग भी रिप्लाई करें, आप लोग यार पार्टिसिपेशन जीरो है। आप चारों लोग बैठे हैं, आप लोग बोलिए ना, सब बाहर बातें करते हैं, यहाँ भी तो बोले। इज NH4 पॉजिटिव अ लिगेंड? जल्दी जल्दी जल्दी, ये तो 2 3 10 बताना चाहते हैं, भाई को रिप्लाई नहीं है। आप लोग इस साइड सब तीनों लोग बैठे स्टूडेंट, बताइए बताइए, आपको कुछ चाहिए? आप बताओ, क्या ये लिगेंड है? मत बोलिए पीछे। हाँ ना में कोई तो आंसर दीजिए, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो भी क्यों नहीं है, बताना होगा। आप बताइए सेकंड नंबर है, कोई बताना चाहे पीछे, चलो और आप बताओ। यस, 1 मिनट मैं इनसे पूछूं, है या नहीं? नहीं, नहीं, आपके हिसाब से क्या? नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, आप बताइए। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा alternate एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मान गए मान गए। कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। इट्स नॉट अ लिगेंड। इसका आंसर आ रहा है, इट्स नॉट अ लिगेंड। एक मार्केट बाहर लगी हुई है, ट्यूसडे बाजार, एक हमारे यहाँ लगी है। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है? इट्स नॉट अ लिगेंड। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है। नो पेयर इज प्रेजेंट, नो पेयर इज प्रेजेंट। बोलो सब एग्री हो गए? होप सो। इट्स नॉट अ लिगेंड, ये कहीं से भी लिगेंड नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स, इसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। इसको बोलते हैं डेंटिसिटी। ये हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स कॉल्ड डेंटिसिटी। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन डिस्कस करना, इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। एक होता है मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड, एक होता है बायो डाइडेंटेड लिगेंड, और एक होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब इन सबको वन बाय वन डिटेल में देखना है हमें ना, ये आप नोट कर लें। मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड, बायो डाइडेंटेड लिगेंड, और लास्ट है पॉलीडेंटेड लिगेंड। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स, इसमें यह मैटर करता है कि लिगेंड के पास कितनी डोनर साइट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स, ठीक है।